आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती है। देश के संविधान निर्माता की 135वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक और नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है और खुद को बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का दावा किया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी आज बड़े बयान दिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कई उदाहरण गिनाए। इसी कड़ी में मौजूदा वक्फ विवाद पर भी पीएम ने बयान दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए पुराने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर करके वंचितों का हक छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि संविधान जलाने वाले और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ धर्म की राजनीति करने वाले लोगों ने ही वक्फ का असंवैधानिक कानून बनाया है। विपक्ष के नेता मौजूदा वक्फ कानून को 1 घंटे में रिपील करने से लेकर शरिया को संविधान से ऊपर होने जैसे बयान भी दे रहे हैं। विपक्षी दल शासित कई राज्यों में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देने के दावे भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी ने आज ही कहा है कि संविधान की असली भावना तो एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की है। पीएम ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए यूसीसी का विरोध करने वालों को भी संविधान विरोधी करार दिया है। ऐसे में अंबेडकर जयंती पर संविधान को लेकर चल रहे बयान युद्ध से यही सवाल उठता है कि क्या वक्फ कानून पर विरोध की राजनीति में उलझे विपक्ष के आगे अब यूसीसी का सवाल भी आने वाला है? क्या बीजेपी और विपक्ष के बीच अब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक सामाजिक मूल्यों की विरासत पर कब्जे की एक अलग जंग छिड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि संविधान की लड़ाई में संविधान के साथ होने का भ्रम कौन फैला रहा है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। संविधान निर्माता की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि की होड़ लगी थी। याद बाबा साहेब किए जा रहे थे। सियासत संविधान के नाम वाली चल रही थी कि संविधान का रखवाला कौन? कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। बाबा साहब अंबेडकर खुद कहते हैं कि मुझे हराने में डांगे और सावरकर का हाथ था। इन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। सबने मिलके इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को हराने की कोशिश की। जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी कांग्रेस में होड़ मची थी कि अंबेडकर का, उनके बनाए संविधान के मूल्यों का, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का कौन रखवाला है और कौन लूटने वाला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। बीजेपी कहती है अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस कहती है अंबेडकर का संविधान जलाया। बीजेपी कहती है अंबेडकर को चुनाव हराया, कांग्रेस कहती है लेफ्ट सावरकर ने चुनाव हराया। बीजेपी कहती है इमरजेंसी लगाकर संविधान कुचला, कांग्रेस कहती है आज संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। बीजेपी कहती है संविधान के खिलाफ वक्फ कानून बनाया, कांग्रेस कहती है नया वक्फ कानून ही संविधान के खिलाफ। बीजेपी कहती है दलित पिछड़ों आदिवासियों के संवैधानिक हक छीने, कांग्रेस कहती है एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है सरकार।
मोटे तौर पर देश में इस बार की अंबेडकर जयंती पर राजनीति की कुल चर्चा 3 मुद्दों पर सिमटी दिखी। एक वक्फ कानून, दूसरा ओबीसी आरक्षण, तीसरा यूसीसी। वक्फ कानून पर तो बंगाल से झारखंड तक बवाल और बयानों की झड़ी लगी है। आरक्षण पर पीएम मोदी के बयान ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छेड़ा तो वक्फ कानून के विरोधियों पर हमले से पहले यूसीसी की चर्चा भी छेड़ डाली। वक्फ कानून के विरोध के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के हिंसा को लेकर राजनीति चलती रही तो झारखंड के मंत्री के बयान से संविधान के अपमान का सवाल फिर खड़ा हो गया, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में सियासत की हद यहां तक पहुंच गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान को कमतर बता दिया। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। बात करते समय निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए, खासतौर पर धार्मिक मामलों में। हालांकि हफीजुल हसन ने बाद में अपने बयान में संविधान की सर्वोच्चता की बात कही, लेकिन ऐसे बयानों से बीजेपी को विपक्ष के ऊपर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाने का मौका मिलता है और पीएम मोदी तो ऐसे मौके हरगिज नहीं चूकते। ये 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाथों में संविधान की प्रतिलिपि लेकर कर्नाटक से तेलंगाना तक जाति गिनती के दावे किए। एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण को लेकर फैसले किए। पीएम मोदी ने जाति गिनती की नीयत, नीति और नियति पर भी संविधान वाला सवाल उठाया। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। दरअसल कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण के दायरे में ही मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कर्नाटक की 12.9% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4%, कैटेगरी 2A में 15% और कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। ये सवाल तब और संगीन हो गए जब पिछले दिनों सरकारी ठेकों में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला हुआ। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब के आदर्शों, मूल्यों और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की चर्चा हर सियासी दल ने अपने अपने हिसाब से की। बीजेपी ने भी अंबेडकर जयंती पर संविधान में समानता के लक्ष्य पर वक्फ से आगे यूसीसी के संकेत दे डाले। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देश में संविधान के असली मूल्यों और अधिकारों की विरासत को लेकर ही सियासत की गाड़ी चल रही है। पक्ष विपक्ष दोनों खुद को इसके असली पहरेदार बता रहे हैं, लेकिन दावे पर मुहर इस देश की जनता को लगाना होता है, जो सियासत के हर खेल पर बारीक नजर रखती है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर
शहजाद, क्या अब वक्फ के बाद एक तरफ वक्फ को कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह संविधान विरोधी है, लेकिन संविधान का हवाला देते हुए क्या अब सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की तरफ अपने पांव रख रही है? शहजाद, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या संविधान सिविल कोड आज जिनका हम जन जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं आम्बेडकर जी ने, नेहरू जी ने और संविधान के निर्माताओं ने डाला। उसके बाद इस पर मुहर के.एम. मुंशी ने, ए.के. अय्यर जैसे कांग्रेस के स्टॉलवर्ट्स ने किया। इसके बाद जब कांग्रेस गोवा की सरकार चला रही थी, तब पहली बार गोवा में यूसीसी लागू किया गया। इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। इसका मतलब यह है कि अतुल लोंडे पाटिल अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया और हाफिज अंसारी पकड़ा गया, तो दोनों, अतुल और हाफिज, दोनों को समान पनिशमेंट मिलेगा। हाफिज के हाथ काटे जाएंगे और अतुल को जेल भेजा जाएगा। ऐसी व्यवस्था ना नेहरू जी ने, ना उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने रखी। और शरीयत तो क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्वर्गीय पिताजी ने इसकी वकालत की थी। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की 15 टिप्पणियां हैं और 15 ऑब्जर्वेशंस है कि इसको लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि जो संविधान के साथ है वो यूसीसी के साथ ही होगा। परंतु शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की, तो किसने कट्टरपंथियों की एक प्रकार से, वो मैं कह सकता हूं कि जेब पकड़कर उसका विरोध किया, आज हम देख रहे हैं। आज भी देखिए, वक्फ के कानून की बात करते हैं तो इसमें ट्राइबल्स के लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है। कहा गया है कि 5th और 6th शेड्यूल पर वक्फ बोर्ड डाका नहीं डाल सकता, पर इसका विरोध कौन कर रहा है आज भी हम देख सकते हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि घोर रूप से कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। आपके शो पे आने से पहले अभी आप देख लीजिए केटीआर जी का भी ट्वीट और मेरा भी ट्वीट, हम दोनों ने ट्वीट करके दिखाया है कि आज एक आंबेडकर के समर्थक ने केवल एक बैनर लगाने के लिए तेलंगाना में प्रयास किया, तो तेलंगाना की रेवांत रेड्डी की पुलिस जो युवाओं को तो पीटती है जब वो फॉरेस्ट बचाने जाते हैं, उसके कपड़े नोच के फाड़ के उसको नग्न करके उसको पीटा। और हमने देखा है कि हाफिज अंसारी ने बोला है मेरे दिल में शरिया है, मैं तो शरिया को संविधान के ऊपर रखता हूं। क्या उसने शरिया पे शपथ ली थी क्या? और आज देखिए ना, बंगाल में संविधान तार तार हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है। यह कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनने का दावा करती है, एकदम चुप। ये इसलिए क्योंकि उस समय पर भी नेहरू जी हेटेड आंबेडकर, उनको 2 बार आपने देखा चुनाव हराया। दत्तोपंत ठेंगाड़ी जी जो जब उनके आरएसएस के थे, वो उनके इलेक्शन एजेंट थे, फिर उनको किस प्रकार से अपमानित करके कैबिनेट से निकले वो, तब उनको अपनी बात नहीं रखने दी। नेहरू जी ने अमृत कौर को लेटर में लिखा कि ये आंबेडकर जो है ना, ये ब्रिटिश का एजेंट है। कम्युनिस्ट ने लिखा कि वो इंपीरियलिस्ट है और वो प्रो ब्रिटिश है। फिर उसके बाद आंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया और बोला कि कांग्रेस को ज्वाइन करना सुसाइडल है। आज भी सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के एकदम मास्टर है, उनके हेड, उनको सारा गाइडेंस देते, वो बोलते ये आंबेडकर का कोई रोल नहीं था संविधान में, सारा रोल नेहरू का ही था। और आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण देना, जो कि आंबेडकर जी इसको नफरत करते थे, वो मुस्लिम आरक्षण कर्नाटका में दिया। और शिव कुमार बोलता है कि मैं तो संविधान बदलकर आंबेडकर जी के मैं मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा। 356 90 टाइम लगाया। 370 हटाए जाने का विरोध किया। आंबेडकर जी तो चाहते थे 370 नहीं हो, क्योंकि वहां पर SC ST OBC समाज को कभी आरक्षण नहीं मिला जब तक 370 था। हमने देखा है कि किस प्रकार से तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, SC ST का बजट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया और मुस्लिम आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि नेहरू कांग्रेस का जो परिवार है वो हमेशा आंबेडकर विरोधी रहा है। उल्टा नेहरू जी ने तो 1961 में आरक्षण के खिलाफ लिखा था और 1951 में वही थे वो जिन्होंने कास्ट सेंसस रोका था। तो पहले मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, क्या नेहरू गलत थे कि नहीं थे? इंदिरा ने मंडल का विरोध किया था। इंदिरा जी गलत थी या नहीं थी? संविधान का अपमान कर रहा है। एक बार फिर वही डिबेट एक बार फिर खुलकर सामने आया और यूसीसी की भी बात की जा रही है। अतुल लोंडे पाटिल, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि दरअसल कौन किस तरीके से इस बारे में अपनी भूमिका रख रहा है, लेकिन उससे पहले अतुल लोंडे पाटिल, जो बात आज कही गई है यूसीसी को लेकर, संविधान के आर्टिकल 44 में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग कोड्स नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में इसी बात का जिक्र किया हुआ है कि इस तरीके की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए संविधान की बात करते हैं और जो संविधान में लिखा है उसके विरोध में यहां पर खड़े हो जाते हैं। अतुल लोंडे पाटिल, देखिए, इस देश के सारे कानून शहजाद के लिए भी वैसे और शाम के लिए भी वैसे ही, उनके जैसे मैं उदाहरण दूंगा। यहाँ इस देश में कोई धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकता है। जो लोग OBC SC ST परावर्तित हुए हैं धर्म में,
उन्हें उनके जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की असेंबली में कहा कि हमने 52 जातियों को, मुस्लिम 52 जातियों को मेरे ख्याल से अतुल लोंढे पाटिल का कनेक्शन हमसे टूट गया है। एक बार जरा दिखा देते हैं कि जरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में संविधान को लेकर लड़ाई किस तरीके से चल रही है, वो जरा एक बार दिखा देते हैं। अनुराग भदौरिया भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अभी डिबेट की शुरुआत तो कर ही दी है शहजाद ने, लेकिन उससे पहले बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस का उस पर कहना है कि अंबेडकर का संविधान आरएसएस ने जलाया जब संविधान लागू किया गया था। तो बीजेपी कहती है कि अंबेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस कहती है कि अंबेडकर ने खुद लिखा है कि लेफ्ट और सावरकर ने मिलकर अंबेडकर को चुनाव हराया था। बीजेपी कहती है कि संविधान को कुचला इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस कहती है कि संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कहती है कि संविधान के खिलाफ वक्फ कानून बनाया गया है। कई धाराएं संविधान की है कि जिसका हनन हो रहा है वक्फ कानून की वजह से, जो सुधार उसमें लाए गए हैं। कांग्रेस कहती है कि नया वक्फ कानून ही संविधान के खिलाफ है। बीजेपी कहती है कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के संवैधानिक हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण सरकार नहीं दे रही है। जो 50% की सीमा लगाई गई है वो लाने का काम दरअसल पार्लियामेंट को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से शहजाद पूनावाला अपोजिशन पर या बीजेपी अपोजिशन पर आरोप लगा रही है कि संविधान छीनने का काम दरअसल अपोजिशन ने किया। क्या कहना है आपका, और यूसीसी का विरोध आपका क्यों है? संविधान में खुद कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए। अनुराग भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद तो मुझे दुष्यंत की 2 लाइन याद आ गई। ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होता है, हम बबूल के साये में आके बैठ गए। जनता ने तो, जो सपने उन्होंने दिखाए थे, जनता ने तो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, कुछ नया करेगी देश के अंदर में। लेकिन संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सम्मान कहां करती है? विपक्ष। संविधान में अगर आप लोकतंत्र में देखेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष कितना प्रमुख हिस्सा होता है। वो विपक्ष का ही सम्मान नहीं करते। जिस संविधान में विपक्ष को अधिकार मिला है कि आप विपक्ष अपनी राय देगा, उसकी राय नहीं मानते तो संविधान का सम्मान कहां करते हैं? जहां पे विपक्षों पे, विपक्ष की सरकारों पे या विपक्ष पे लगातार हमला हो तो इसका मतलब संविधान का अपमान कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र में या जिस संसद में 140 संसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित करके अगर बिल पास करोगे तो आप संविधान का अपमान कर रहे हो। विपक्ष अगर अपनी राय देता है, आप विपक्ष की राय नहीं मानते हो, आप संविधान का अपमान कर रहे हो। भाई, आपको जिसने चुना उसी को तो उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है ना। तो सबसे बड़ा अपमान तो आप विपक्ष का जब करते हो तभी संविधान का अपमान हो जाता है। दूसरी बात, ये जो बार बार हल्ला मचा रहे थे, अभी जो अपनी बात इन्होंने कही कि हमने ये किया, अरे आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। लेटर भर्ती कौन लेके आए देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप उसको वापस लेते हो। आपने जब यहां पे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप विपक्ष को वो आधिकारिक तौर से अगर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करती है, काली पट्टी बांध के अगर कोई प्रदर्शन करता है तो आप उस पे आप कहते बॉन्ड भरवा लेते हो, फाइन लगा देते हो। माने लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं है? या ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हो और बाद में फिर उसके पास केस चलता है? जब तक आपके पास ठोस प्रूफ नहीं होता है, ठोस बात नहीं होती है, तो फिर बेल कैसे मिल जाती है? सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कब समाज के अंदर में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी। आप राजनीति में धर्म नहीं ला रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो, और धर्म की राजनीति करना ही संविधान का अपमान है। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो भाई? आपको विकास की राजनीति करना चाहिए ना। धर्म को करने के लिए हमारे पास साधु संत महात्मा हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे। लेकिन आपको जनता चुनती है कि आप समाज में विकास की बात करोगे, समाज को आगे ले जाने की बात करोगे, समाज में बेरोजगारी खत्म करोगे, महंगाई खत्म करोगे, समाज को कैसे देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश विकास के रास्ते पे कैसे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, जीडीपी हमारी मजबूत कैसे हो, तो उसके बारे में आपको सोचा कि हमारा रुपया कैसे मजबूत हो, किसान कैसे खुशहाल हो, युवा कैसे खुशहाल हो। इसलिए नेता बनाए जाते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चलिए यूसीसी का भी बता दीजिएगा अनुराग।
लेकिन आप वो काम ना करके अनुराग जी जरा आप धर्म यूसीसी की पर भी राजनीति बता करनी शुरू दीजिएगा, कर दी। संविधान कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको साफ बोला है, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बिल अगर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। किसान बिल में भी आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, वक्फ बोर्ड में भी आपने जेपीसी बनाई, विपक्ष की राय नहीं मानी, यूसीसी आप लाना चाहते आपकी राय तो पूछ रहे हैं कि आपकी राय क्या है यूसीसी को लेकर। यहां पे तैयार किए ना, विपक्ष तो बहुत खुले दिल से है। अरे मैं कहता हूं लाओ ना, ड्राफ्ट बना के लाइए, बैठिए यहां पे और उस पर चर्चा कीजिए। विपक्ष तो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। अगर कोई देश के हित के बारे में नहीं सोचता तो भारतीय जनता पार्टी ये अपने हित के बारे में सोचती है कि हम कैसे वाहवाही लूट लें, हम कैसे धर्म के नाम पे शहजाद, जल्दी से आपका जवाब। अतुल लोंढे पाटिल एक बार फिर जुड़ चुके हैं, लाइए शहजाद चर्चा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, देश के जो हित में ड्राफ्ट लेके आइए शहजाद। क्योंकि हाँ देखिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी अतुल जी को भी बात रखनी है, मैं बहुत त्वरित में जवाब देना चाहता हूं। पहले तो यूसीसी स्टेट वाइज लाया जा रहा है, उत्तराखंड में लाया, समाजवादी और कांग्रेस ने विरोध किया, वहां पे तो पारित हो गया। दूसरी बात, यूसीसी को ओवरऑल अपोज करते हुए एसटी हसन, अनुराग तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर अनुराग जी से थोड़े से वरिष्ठ उनके सांसद एसटी हसन ने कहा कि 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा मुसलमानों को अगर हम लोग यूसीसी लेकर आते हैं तो ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तीसरी बात, आंबेडकर जी की बात अनुराग जी के मुंह से सुनता हूं ना तो मैं इतना खिलखिला उठता हूं। इनके एक नेता थे आजम खान ने बोला था ये आंबेडकर की ऐसी वाली मूर्ति है ना, उंगली दिखाते हुए, ये लैंड ग्रैबर वाली मूर्ति है, वो वहां पर भी लैंड ग्रैब कर रहा है और आगे भी लैंड ग्रैबिंग का इशारा दे रहा है। ये आजम खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे दलित महानायकों के नाम पे रखे थे, रमाबाई नगर, बुद्ध नगर, महामाया नगर, अंबेडकर नगर। इनका नाम बदला था जब अखिलेश जी की सरकार थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और इन्होंने कहा धर्म की राजनीति, मेरे प्रभु आपने कहा था कि मुस्लिम आतंकी को छोड़ेंगे, छोड़ना शुरू किया, हाई कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि आज उनको छोड़ रहे हो, कल क्या पद्मश्री दोगे? और वो आगे जाकर कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में। ऐसा मुस्लिम आरक्षण तो एक बात है, मुस्लिम आतंकियों के लिए आरक्षण ये आपने लाने का काम किया है भाई साहब। 5 सेकंड। चलिए अतुल लोंढे जल्दी से जवाब दीजिए, फिर भदौरिया भी बात करें। मेरा सीधा सवाल है कि अजहर मसूद को पूरी बात करूंगा। इस देश में 70 साल में अगर पहली बार किसी ने 80 की बात की तो वो भाजपा के नेता थे योगी। अनुराग जी जरा एक मिनट अतुल लोंढे को खत्म करने दीजिए। घाट और शमशान घाट कनेक्शन टूट गया। शमशान घाट और कब्रिस्तान पे अगर किसी ने राजनीति की तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस देश में वो सब उनको सत्ता हासिल करने के लिए जो करना था पीडीपी के साथ भी बैठ गए। और टीडीपी जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, हालांकि वो जातियों को दिया जाता है, धर्म को नहीं दिया जाता है। इनको मौका मिल जाता है इस तरह से गलत राजनीति करने का, गलत प्रचार करने का, जिसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ में आज भी बैठे हैं तो उसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मुझे हराने में डांगे और इनके जो काफी क्या बहुत पूजनीय है सावरकर जी जो है, इन्होंने मुझे हराया, ये डांगे जी ने कहा था, ये खुद अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी को राज्यसभा में लाने का काम कांग्रेस ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाने का काम कांग्रेस ने किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम कांग्रेस ने किया, कानून मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार देता था, चाहे सवर्ण महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, उनको अधिकार देता था, उसको विरोध करने वाली एक विंग जो आरएसएस की थी, जो विचारों की थी, संसद में बैठी थी, उन्होंने इतना विरोध किया कि उस वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1955 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पूरा हिंदू कोड बिल जो है वो पास करवा लिया था, जो सपना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर बड़ी बड़ी मीटिंगें हाँक रहे थे कि पंचर वाला बना के रख दिया। जब 2% ओबीसी जो है मुस्लिमों में, उन ओबीसीओं को आरक्षण देने की बात कही कि पंचर से निकल के वो कहीं साइकिल का शोरूम डाले, तो उसके खिलाफ जो है जातिगत टिप्पणी, धर्म को लेकर धर्मांधता की टिप्पणी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठकर करते हैं। सेंट्रल हॉल में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उसको फूल डालने का काम जो है वो करते नहीं है। अब इन्होंने यूसीसी की बात की, यूसीसी की बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाली गई है। तो मैं दो बातें स्पष्ट तरीके से कह दूं जो कानूनी बातें हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उन चीजों को जो सार्वत्रिक रूप से लागू होती है उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला जाए और फिर उसे चर्चा करके कंसेंसस से कानून बनाकर फिर लाया जाए। जैसा हमने आर्टिकल 40 जो है वो पंचायत राज पर है, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जो है वो आर्टिकल 41 है वो लाया है। तो 44 में इनको कंसेंसस करना नहीं है। ये नागालैंड में जाकर क्या कहते हैं आदिवासियों को, नहीं यूसीसी आपको लागू नहीं होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, नहीं उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुसलमान कर
ये बात न करना पड़े कि देश का आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.9% गिरा है, 30% से ज्यादा जो है वो बेरोजगारी है। 19 से लेकर आपकी मंशा पर सवाल है शहजाद, 24 साल के यानी अतुल लोंढे पाटिल, आपका यूसीसी को विरोध नहीं है? देखिए, सही है ना, यूसीसी को विरोध नहीं है, बीजेपी की मंशा पर आपका सवाल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो चर्चा होकर मैं जवाब दे देता हूं अतुल जी की अगर अनुमति हो तो लागू करने की बात है। ऐसी बात नहीं है कि इधर गौ माता को माता कहने का। चलिए जल्दी से शहजाद आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष के पास भी मुझे जाना। ऐसी बात नहीं है। देखो साहिल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ये बेसिक अंतर है, मूल अंतर है। वो अंतर ये है, मैं बीच में बोला नहीं था शहजाद, आपको और समय मैं बीच में बोला नहीं था, तुमने जितने झूठ बोल दिए। कंसेंसस की बात कर रहे हैं। देखिए, कानून से उनको कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि अतुल लोंढे पाटिल को मैं बताना चाहता हूं कि जब शाहबानो बेगम का केस का सुप्रीम कोर्ट में उसका जब बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था कि इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डेड लेटर एंड कॉल्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए अतुल लोंढे पाटिल। खैर एनीवे, वो कह रहे हैं कि आपके मंशा पर सवाल है, आप कंसेंसस कीजिए, मंशा पर सवाल है। जिस तरीके से आप कानून लागू करते हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है। जल्दी से शहजाद आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष भी बात करेंगे। साहिल जी, हाँ, एक तो साहिल जी, मैं अतुल जी को भी और अनुराग जी को भी पूरा सम्मान दे रहा हूं और मुझे लगता है डिबेट में ऐसी चर्चा होनी चाहिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आपने मेरा नाम पुकारा तो मैंने शुरू किया। एनीवे, डांगे जी का तो नाम खड़गे जी ने कोट किया और कोट किया सावरकर जी का। देखिए साहिल जी, मैं अपनी बात रख देता हूं। अगर सावरकर जी ने आंबेडकर जी को चुनाव हराया था, ये कहते हैं खड़गे जी, तो माननीय इंदिरा जी ने सावरकर जी को ग्रेटेस्ट हीरो बोला है। और साहिल, आप, मैं और अतुल तीनों महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में सबसे पहले वीर की उपाधि दी थी सावरकर जी को, शरद पवार से लेकर वाई बी चौहान ने। ये सब गलत थे और खड़गे जी सही है तो ठीक है। दूसरी बात मुझे आने दीजिए। देखिए, मैं आपको कोट करके बताता हूं। अभी इन्होंने बोला कि हमने हिंदू विरोध बिल का, हम तो वैसे थे नहीं, हम 1980 में बने बीजेपी, पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया। नेहरू जी का लेटर है 1952 का एडवीना को काफी लेटर लिखते थे नेहरू जी। उन्होंने एक लेटर में लिखा कि अच्छा ये जान छूटी आंबेडकर गया, आंबेडकर तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो आंबेडकर जी कम्युनिस्ट के साथ है, तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो हम क्यों विरोध कर रहे थे इसका। एनीवे, तीसरी बात ये, आशुतोष जी अभी क्योंकि इतिहास की रुचि रखते वो समझाएंगे। तीसरी बात, इनको बहुत बुरा लगा कि पंचर वाला बोला, अरे भाई पंचर का काम करते हैं तो सही, डिग्निटी का काम है। पर पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट क्लीनर बोला उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को डीएमके वालों ने, तब आपके पेट का पानी नहीं ला। राहुल गांधी तो ओबीसी समाज को गाली देने के लिए कन्विक्ट है। मोदी चोर होता है ये कहा, कन्विक्ट हुआ है वो। एनीवे छोड़ दो राहुल गांधी जी को भी। मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं यूसीसी के विषय में। मान्यवर, यूसीसी तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून लाओ बोला, हमने 3 तलाक का कानून लाया शाहरा बानू केस में, किसने विरोध किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाह बानू को 125 रुपया मेंटेनेंस दो। किसने पर्सनल लॉ को यूसीसी के ऊपर, मतलब क्रिमिनल वो जो मेंटेनेंस का लॉ है, कॉमन लॉ है, उसके ऊपर रखा? और आखिरी बात मैं पूछा चाहता हूं, हफीज अंसारी के स्टेटमेंट पर आदरणीय अतुल जी आपका स्टैंड क्या है? कब निकाल रहे उस मंत्री को जिसने कहा शरिया ऊपर होगा? इस देश में शरिया कभी ऊपर नहीं हो सकता संविधान के। संविधान हमेशा ऊपर होगा, नेशन फर्स्ट होगा, हुसैन की बात कर रहे हैं, बैंक फर्स्ट नहीं होगा, हसन की बात कर रहे हैं, झारखंड के मंत्री अतुल लोंढे पाटिल। ये ऐसे बयानों के वजह से जरा आपकी दिक्कत हो जाती है संविधान की चर्चा में। ये कांग्रेस ने हासिल किया है। ये शहजाद की पार्टी के लोग जिन्होंने काला दिन मनाया था, संविधान लागू हुआ था उस दिन, और इस देश के तिरंगा को उन्होंने अशुभ कहा था और अपने हार्टर पे 52 साल तक निगाह लगाया था। और वीर किसी ने नहीं कहा था, खुद ने चित्रगुप्त के नाम से अखबारों में आर्टिकल लिखे थे और खुद ने वीर कहा था सावरकर जी ने। तो ये यहाँ तक आए हैं कि संविधान सर्वोपरि है कहने वाले ने। तो 1993 में राजेंद्र सिंह जो इनके सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। 2009 में अडवाणी जी ने कहा था संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। फिर बाद में इन्होंने खुद नहीं लिख दिया था अपने ही ऑर्गेनाइजर में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 का विरोध किया था, जबकि 370 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था। मेरा वो हफीजुल हसन के बयान पर भी बोल दीजिए अतुल। एडवीना का लेटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 को किया हुआ विरोध, ये पूरे सबूत के साथ सामने रख दे, हम मान जाएंगे। ये तो झूठ बोलने की फैक्ट्री में जाके झूठ बोलना सीख गए हैं, जैसे चित्रगुप्त के नाम से लिखना को खुद को कहना। सारे देश को जो है एडवीना का लेटर पेश चलिए आशुतोष जी अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं पेश कर रहा हूं एडवीना को लिखा लेटर, मैं लेटर पढ़कर सुना रहा हूं। तुम्हारे झूठ को फैलाने वाला मानने वाला नहीं है। और साहिल मैं अभी लेटर था नहीं था, वो ढूंढने का मेरे पास कोई तरीका है नहीं बोला जा सकता, लेकिन चित्रगुप्त के नाम से खुद को वीर सावरकर ने। चलिए एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं, चलिए जरा दोनों को शांत करिएगा। आशुतोष के पास मुझे जाना है। आशुतोष,
अभी आपको अधिकृत तौर पर इतिहास में रुचि है कहा गया है, और ये कहा गया है कि आपको इतिहास में रुचि है, तो आप जरा आपका भी बयान रख दीजिएगा ये पूरे अंबेडकर विवाद पर। लेकिन मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछना है आप और को मुझे यह सवाल पूछना है कि क्या संविधान की डिबेट जो लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से रंग लेके आई और जिसका असर चुनाव पर हमको पड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद अब संविधान का हवाला देकर ही कांग्रेस और विपक्ष को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यूसीसी का मुद्दा अब निकल कर आ गया। देखिए साहिल, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम भारत के संविधान पे चर्चा हो रही है और लोग भारत के संविधान की कसमें खा रहे हैं बहुत डंके की चोट पर। ये भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर की, भारत के लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। क्योंकि जब भारत का संविधान बना था और उसको जब अडॉप्ट किया गया था, तो चाहे वो वीर सावरकर हो या फिर आरएसएस के लोग हो, उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, तिरंगे को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। तो वहां से लेकर 2009 तक, जबकि आरएसएस के प्रमुख थे के सुदर्शन, उन्होंने करण थापर को देकर इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा क्या भारत के संविधान को मानते, उन्होंने कहा नहीं मानते। उन्होंने कहा था भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए 2009। और सिर्फ सुदर्शन जी की बात नहीं थी, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में 1993 में चिट्ठी लेकर यह बात की। यहां तक कि मोहन भागवत ने भी इस बारे में इशारा किया है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान संविधान रिव्यू कमेटी बनी थी वेंकट चलैया के नेतृत्व में। और हाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा था भारत को एक नया संविधान चाहिए। और खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कम से कम 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि भारत के संविधान को बदल सके। तो यह अच्छी बात है कि अब संविधान की कस्में खाई जा रही हैं और संविधान को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी बार बार इसको कह रहा था, और जब मैं कहता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात का बुरा मानते थे। जब मैं कहता था कि जब जब संविधान की चर्चा होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में दलितों, पिछड़ों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि भाजपा दरअसल संविधान को मानती है, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने ये चिट्ठी का जिक्र अभी अतुल लौंडे पाटिल ने किया है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा उनको हराने के लिए डांगे और सावरकर ने षड्यंत्र रचा था। सावरकर इस बात से नाराज थे कि उन्होंने कश्मीर के पार्टीशन का समर्थन किया था। ये पूरी चिट्ठी का लब्बो लिबाब। उन्होंने कहा यह बात मुझे बताई गई। तो अब जहां तक नेहरू जी की बात है, तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया, किन लोगों ने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। संविधान का निर्माता किसको माना जाता? बाबा साहब अम्बेडकर। किसने बताया? आपने एससी एसटी के आरक्षण का जिक्र किया इसके लिए, इसीलिए आज शायद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि उस एससी एसटी आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है। उसका कोई प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। जल्दी से आपका स्टेटमेंट, इसके बाद संगीत रागी भी बिल्कुल आपने सही कहा, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनके आरक्षण की बात तो गुजरात में भी है, कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां भी थी, और उसके बाद तेलंगाना में। और उनके जो समर्थक हैं टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, चुनाव के बाद जब उनसे पूछा गया तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा कि ये कोई आरक्षण देने की बात नहीं है, ये तो अफर्मेटिव एक्शन है और हम इसको करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर तो ऐसे में संगीत रागी आरक्षण, ये मामला सिर्फ कांग्रेस को कैसे चिपकेगा? कर्नाटक में जो आशुतोष कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में करती है, तो ये बात तो सब जगह हो रही है। तो ऐसे में सिर्फ कांग्रेस को कैसे चिपक पाएगा ये मुद्दा? संगीत रागी। साहिल, सबसे पहले मैं थोड़ा तथ्य दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री नहीं बनाया था, ये गांधी जी के कहने पर बनाया गया था। और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में भी, एक मिनट, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी ये नेहरू की देन नहीं थी। नेहरू कम से कम अंबेडकर से घृणा करते थे, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। एक दूसरी बात जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो बात जिक्र चल रही है कि संविधान जो है वो आरएसएस ने नहीं माना, आरएसएस ने ये कहा।
अरे संविधान के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू के समय से ही बलात्कार किया। 35A बिना संविधान में संशोधन किए हुए पिछले दरवाजे से घुसाया गया। और बेशर्मी ये देखिए कि वो संविधान के परिशिष्ट में है। यदि आप आर्टिकल पढ़ेंगे संविधान में तो 34, 35 और 35A होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दुष्टता देखिए, राजनीतिक छलावा देखिए और राजनीतिक गंदगी देखिए पंडित नेहरू का, कि जा करके उसको संविधान के परिशिष्ट में डाला। आइए, मिसेस गांधी के दौर में सबसे ज्यादा गंदगी किससे हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें पूरी उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान की प्रस्तावना बदली गई। लेकिन फ्रॉड देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने डेट वही रखा, 1950 का ही डेट रखा। इससे बड़ा राजनीतिक फ्रॉड कुछ हो सकता है क्या? यह राजनीतिक फ्रॉडगिरी करने का काम किसने किया? यूसीसी, कांग्रेस पार्टी ने किया। यूसीसी की बात आप संविधान सभा की जरा बहस को पढ़िए, सुन लीजिए, संविधान सभा की जरा बहस को पढ़िए। उसमें एक मुस्लिम मेंबर ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था कि यदि कोई कम्युनिटी चाहे कि ये यूसीसी नहीं आए तो उस पर ये लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे रिजेक्ट किया और कहा कि ये 1937 से पहले तो शरिया लॉ था ही नहीं, ये तो 1937 में कोडिफाई किया गया। लेकिन आप आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हाथ में संविधान को गिरवी रख दिया, इस देश का आंशिक इस्लामीकरण किया, गिरवी रख दिया। अतुल लोंडे पाटिल देखिए क्या कह रहे हैं। वोट बैंक के डर से यूसीसी नहीं रहे। चलिए अतुल लोंडे पाटिल जल्दी से आपका जवाब। जहां तक ये जो है अभी इनकी आवाज नीचे कीजिए, मैं बात कर रहा हूं। बीच में नहीं बोला। ये जो जहर है ये नेहरू जी का हो गया। जरा लोंडे पाटिल से जवाब ले लेते हैं, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। संगीत रागी जी समय खत्म हो रहा है। अतुल लोंडे पाटिल जल्दी। आरएसएस के स्कूल में जो जहर सिखाया जाता है वो जहर ये संगीत रागी यहाँ पर दे रहा है। इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हुई, उस डिबेट्स में हुआ कि जिस धर्म के नाम पर जो विभाजन इस देश का हुआ था, जिसके पुरोधा थे जिन्ना और सावरकर, इनके वजह से धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था। 1936 के बाद के अधिवेशन में सावरकर ने टू नेशन थ्योरी सबसे पहले रखी थी। ये इसका आवाज कम करो, ये जहरीले साहब का आवाज कम करो। ये जहरीला साहब मुद्दे पर रहते हैं। ये जो भाषा का इस्तेमाल करता है ये जहरीला साहब, इसका आवाज कम करो। मैं बीच में बोल नहीं रहा था। संविधान को नकारने वाले संगीत रागी जी उनको बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी सुनी गई है। जल्दी से अतुल लोंडे, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। उस स्कूल से सीखा हुआ संगीत रागी जो है ये झूठ बोलता है, इसे सच कुछ पता नहीं होता है। ये सिर्फ आकर नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का काम करता है। ये देशात्मक है। इसे समझा दो कि जब डिबेट करते हैं तो सभ्यता से डिबेट करें और शब्दों का चयन अच्छे से करें। तो हमें बहुत अच्छा आता है। चलिए दोनों को शांत करिएगा, सभ्यता से डिबेट होना बहुत जरूरी है। अनुराग भदौरिया जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से अनुराग भदौरिया। अरे मेरी बारी कब आएगी? देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी कानून बनाना नहीं चाहती है, आएगी आपकी चाहती है, अनुराग भदौरिया जल्दी से खत्म करें। हर कानून को थोपने की कोशिश करती है। कानून बनाना है तो संवैधानिक अनुसार से बनाइए ना, विपक्ष को साथ लेके चलिए, कानून बनाइए, थोपिए मत। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी। अरे नेहरू जी ने किसको चिट्ठी लिखी, नहीं लिखी। लेकिन आज के युवा को आप बाहर देश में नौकरी के लिए भेजते हो, फिर कहते हो चिट्ठी उसको लिखी थी। आप इतिहास की बात करके हमारे युवाओं को कहां भेज रहे हो आप रोजगार के लिए? वार कंट्री में कि वहां पर रोजगार मिल रहा है, शर्म नहीं आती। और आपसे जब पूछा जाता है, मेरे पास 30 सेकंड बाकी है शहजाद, माफ करिए आशुतोष, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। शहजाद आखिर में जो यूसीसी की बात की गई है, क्या अब अलग अलग राज्यों में यूसीसी का कानून लागू होते हुए हमें देखने मिलेगा, जिस तरीके की बात की जा रही है, जो प्रधानमंत्री कह चुके हैं? साहिल जी, यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो निश्चित वही स्वरूप हो सकता है। और दूसरी बात, हमने इतिहास की बात नहीं की, खड़गे जी ने की, तो मैंने जवाब दिया। 16 जनवरी 1952 का लेटर है नेहरू जी का एडवीना जी को। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि ईवीएमएस नंबूदरीपाद ने बोला था आई विल रेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। आशुतोष जी वो बयान कोट करना भूल गए। समीक्षा की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए, कौन नेहरू जी के बारे में और इसके बारे में कोट करना आशुतोष जी भूल गए। आशुतोष जी की आदत है। और आशुतोष जी आपने बोला समय खत्म हो गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली